सभी को प्रणाम। डे 62 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। इसके अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। टाइटल है आमंत्रितों को दुर्दशा के गर्त में ना धकेले। आमंत्रितों मतलब हम जो बच्चे अपने गर्भ में लाते हैं तो एक तरह से उन्हें आमंत्रण ही देते हैं, तो एक तरह से आमंत्रितों को दुर्दशा के गर्त में ना धकेले। उसमें इन लोगों ने स्वाध्याय शुरू किया है। उसी के अंतर्गत आगे क्या बताया जा रहा है वो देखते हैं। कि जैसे बताया जाए, इसके पहले हम लोग ने स्वाध्याय किया कि देखा जाए तो बच्चों की संख्या तो हम मतलब बढ़ाते चले जाते हैं, या फिर बच्चे के लालन पोषण किस तरह से करते हैं, उसका निर्माण कैसे करते हैं। तो हम जैसे किसी भी पार्टी फंक्शन होता कोई भी करता है या करते हैं हम लोग, तो उसके पार्टी फंक्शन के पहले हम लोग सारे प्रबंध करते हैं। तो इसी तरह अगर नव आगंतुक आपके जीवन में आ रहे हैं तो उसके लिए भी हम प्लानिंग करें। तो इससे क्या होता है कि अव्यवस्था नहीं फैलती है। फिर जो आने वाले होते हैं, आमंत्रित होते हैं, उनको फिर किसी तरह के कष्ट नहीं होते हैं। तो उसी सेंस में यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम बच्चे भी ला रहे हैं तो उनको हम दुर्दशा के गर्त में ना भेजें। ये सोच के कि सब भगवान का ही दिया हुआ है, ये ना सोचे। हम भी उसके लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं, खास करके आधुनिक दुनिया में, तभी उन्हें मतलब लाएं। अन्यथा अगर आप सक्षम ना हो तो ना लाएं। और अगर आप उन्हें एक अच्छा जीवन दे सकते हैं तो प्रयास करें, उसमें कोई कोताही ना बरतें। उसी के अंतर्गत आगे है कि भारत की लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन उन क्षेत्रों के अस्पतालों में मात्र 30% मरीजों को रखने की व्यवस्था है तथा देश भर के 20% डॉक्टर उनकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा कई स्वास्थ्य केंद्र भी इन क्षेत्रों में ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवा के लिए खोले गए हैं। हर वर्ष खोले जाते हैं, परंतु गांवों से उनकी औसत दूरी 10 किलोमीटर से भी अधिक होने के कारण आम लोग उनमें लाभान्वित नहीं हो पाते। प्रसव के समय बहुत कम स्त्रियों को विशिष्ट सहायता मिलती है। यहाँ बताया जा रहा है कि हम सब भी जानते हैं कि भारत ग्रामों का देश है, ग्राम प्रधान देश है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। लेकिन जो सुविधा ग्रामों में होनी चाहिए, और 80% आबादी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन अगर देखा जाए चिकित्सीय सेवा तो वहाँ उपलब्ध है भी तो काफ़ी दूर पे है। कई गाँवों को मिलाकर एक स्वास्थ्य केंद्र है। तो इससे क्या होता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। अगर कच्ची सड़क वगैरह हो, खास करके अगर गर्भवती महिला हो तो उन लोगों को खाट पे लाद कर लाया जाता है। किसी तरह के अगर मतलब सुविधा नहीं हो वाहन की, आवागमन की, तो उन्हें लोग मतलब एक तख्त होता है उस पर लोग चारपाई जैसा, उस पर उनको किसी तरह से ढोकर लाते हैं। ऐसे में फिर क्या होता है, जननी की जान जाने की और बच्चे की भी जान जाने की, जच्चा बच्चा दोनों के जीवन पे खतरा होता है। देश में लगभग 25 करोड़ बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मात्र 25 बच्चों के बड़े अस्पताल और 424 बाल चिकित्सा वार्ड है, जहां 9300 रोगग्रस्त बच्चों को रखने की सुविधाएं हैं। ये सारी सुविधाएं न्यूनतम आवश्यकता की मात्र 50% ही हैं। ये सुविधाएं गांव से बहुत दूर पर स्थित है। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में तो एक भी बच्चों का अस्पताल नहीं है। ये तब की बात है जब गुरुदेव ने किताब लिखी होगी, वाङ्मय को लिखी होगी। लेकिन अब तो सारे जगह सारे क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्रिटेन से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिवर्ष दुनिया के लगभग 1 करोड़ 20 लाख बच्चे पोलियो आदि निरोधात्मक रोगों से मर जाते हैं। अन्य एक और सूचना के अनुसार पोलियो, तपेदिक, टिटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा छोटी माता जैसे रोगों से प्रतिवर्ष विश्व के 50 लाख बच्चे पर्याप्त संरक्षण के अभाव में 1 वर्ष के होते ही मर जाते हैं। इसी कारण से 50 वर्ष की उम्र तक के लगभग 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हर वर्ष इन रोगों से मर जाते हैं। और हम सब भी जानते हैं कि अभी हमारा पोलियो मुक्त देश हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ भी इन सब बीमारियों की एक तरह से कह सकते हैं संख्या, बीमार रहने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। और बच्चों को देखा जाए तो ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुपोषण के भी शिकार होते हैं, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और बच्चे कम उम्र में ही या फिर कह सकते हैं बाल उम्र में ही किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और इन रोगों से मर भी जाते हैं।
राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट के अनुसार संसार में 25 करोड़ बच्चों के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है तथा विश्व में 1 अरब 50 करोड़ ऐसे अशक्त, अनपढ़ तथा दरिद्र व्यक्ति हैं जिनके भरण पोषण का कोई प्रबंध नहीं है। उनके बच्चों की क्या गति होगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है। गरीब देशों में धनी देशों की तुलना में शिशु मृत्यु दर 8 गुने अधिक है और शिशु के बच जाने पर उनकी औसतन आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं है। पिछड़े देशों में 90% लोगों के लिए 10 किलोमीटर के भीतर चिकित्सा केंद्र नहीं है। 70 ऐसे पिछड़े देश हैं जिनकी देहाती आबादी के 50% के शुद्ध पेयजल भी प्राप्त नहीं है। विश्व में 80% बीमारी, रोग तथा मृत्यु का कारण शुद्ध पेयजल का अभाव है। गरीब देशों में 15 वर्ष तक की उम्र के 50% बच्चे अनपढ़ हैं। यदि यही क्रम रहा तो 1885 तक विश्व के 6 से 11 वर्ष के उम्र वाले बच्चों में प्रति 10 बच्चों के पीछे केवल 3 ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सन 1981 में विश्व भर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या एक मोटे आंकड़ों के अनुसार 31 करोड़ 20 लाख थी और स्कूल जाने की उम्र होते हुए न जाने वालों की संख्या 36 करोड़ से भी अधिक थी। ये गुरुदेव ने तब का रिपोर्ट दिया है 1980 के दशक के आसपास। और अभी तो बहुत ही स्थिति में कुछ सुधार तो हुई है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन वो संसाधन कम पड़ जा रहे हैं और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और भावी पीढ़ी के नवनिर्माण में कहीं न कहीं इसका एक तरह से इम्पैक्ट जो है बैडली पड़ रहा है। सन 1960 में विश्व में अशिक्षित बच्चों की संख्या 70 करोड़ थी तथा 1970 में संख्या बढ़कर 75 करोड़ 60 लाख हो गई। सन 1969-71 के बीच अशिक्षित लड़कों की संख्या में मात्र 1 करोड़ 10 लाख की वृद्धि हुई, जबकि अनपढ़ लड़कियों की संख्या में 4 करोड़ 50 लाख की वृद्धि हुई। लगभग यही क्रम 1970-81 में भी रहा, जबकि उसी अनुपात में आबादी बढ़ी। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस समय 110 करोड़ व्यक्ति अशिक्षित हैं। इनमें से लगभग 30 करोड़ तो हमारे ही हिस्से में आते हैं। लंदन विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 35 करोड़ बच्चे पौष्टिक भोजन, स्वस्थ स्थान, शुद्ध पेयजल तथा शिक्षा के अभाव से ग्रस्त हैं और इसी स्थिति के कारण उनकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है या वे मानसिक दृष्टि से गई गुजरी स्थिति में जीवन बिताते हैं। और ये सही भी है। यह एक स्मरणीय तथ्य है कि वर्ष 1981 विश्व बाल वर्ष के रूप में मनाया गया। इस वर्ष संसार भर में 12 करोड़ 20 लाख शिशु जन्मे और उनमें से 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ 22 लाख बच्चे मर गए। विश्व में प्रतिदिन 35,000 बच्चे इसी प्रकार मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। संतानोत्पादन से पूर्व नगांतुकों की व्यवस्था कर सकने में असमर्थ बुद्धिहीन जीवधारी हो तो एक बात है, पर मनुष्य जैसे बुद्धिमान समझे जाने वाले प्राणी के लिए यह सर्वथा अशोभनीय है। वही बहुप्रजनन की बात हो रही है, जो जनसंख्या विस्फोट की। एक ही माँ बाप के कई बच्चे होते हैं और उनको वो संतानोत्पादन तो करते चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई तैयारी नहीं कर पाते हैं। और वैसे ही अगर एक मनुष्य तो एक समझदार इंसान कहलाता है, लेकिन वो भी अगर अन्य जीवधारियों की तरह बुद्धि प्राप्त होते हुए भी ऐसे ही करे तो सही में सर्वथा अशोभनीय है। बहुप्रजनन की प्रवृत्ति निर्दयता पूर्वक कुचल कर रख देती है। मक्खी मच्छरों के झुंड और श्वान बिलाओं के बच्चे ऐसे ही ठंड से अकड़ कर पहियों के नीचे कुचल कर भूख से तड़प कर मरते देखे जाते हैं। यदि इसी निमित्त मनुष्य भी विवेकपूर्ण प्रजनन करे और अपनी संतान को दुर्दशाग्रस्त देखे तो उनकी मूर्खता नहीं दुष्टता भी कही जाएगी। सही बात है। मनुष्य एक कहा जाता है कि इस धरती पर सबसे समझदार व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और वह भी अगर इस तरह से अन्य जीवों की तरह, जानवरों की तरह बच्चे ही पैदा करते रहे, उनको कोई एक भावी जीवन के लिए, नव निर्माण के लिए उनके लिए कोई तैयारियां ना करे, उनको आमंत्रित करके इस धरती पर लाकर उनको सुखद जीवन एक क्रिएशन जीवन में ना दे, तो सही में ये बहुत ही दुख की बात है, मूर्खता भरी बात है। और ये दुष्टता ही कही जाएगी कि हम जानबूझकर ये गलतियां करते चले आ रहे हैं और उसका भुक्तभोगी अगर देखा जाए तो हम सब बन भी रहे हैं। वर्तमान की भयावह स्थिति देख भी रहे हैं, बाल श्रम की संख्या भी देख रहे हैं, गरीबों की भी संख्या देख रहे हैं, कह सकते हैं कि बंजारे लोगों का भी जीवन देख सकते हैं, फिर तमाम तरह के अभावग्रस्त लोगों को भी देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसके पीछे जनसंख्या विस्फोट का ही एक बहुत बड़ा रीज़न है।
और हम इस चीज़ को समझें तो बस एन केन प्रकरण किसी तरह का संतान उत्पादन ना करें, अगर करें तो उनके लिए भावी प्रबंध रखें और उनको एक नवजीवन देने का प्रयास करें और कोशिश करें कि हम ला रहे हैं तो उनको किसी तरह की दुर्दशा के ग्रत में जानबूझकर ना डालें। जैसे आमंत्रित लोगों को, गेस्ट लोगों की तैयारी के बुलाने से पहले हम सारी तैयारियां करते हैं, उसी तरह की तैयारी हम अपनी भावी नव पीढ़ी के लिए भी करें ताकि उनके जीवन में नव निर्माण कर सके। सभी को प्रणाम। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।